हेलो फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक वो है सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो आज हम थोड़ा सेल के बारे में देखेंगे और उसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। देखिए, सेल क्या होता है? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या मतलब है इसका? देखिए, लिविंग बीइंग्स में क्या क्या आते हैं? एनिमल्स आते हैं और क्या आते हैं? प्लांट्स आते हैं। तो एनिमल्स और प्लांट्स की सबसे छोटी इकाई, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट या बेसिक यूनिट जिनसे एनिमल्स या प्लांट बने होते हैं, उन्हें कहते हैं सेल। जैसे केमिस्ट्री में हमने देखा था, एटम होता है मैटर के लिए, उसी तरीके से सेल होता है लिविंग थिंग्स के लिए। एनिमल्स और प्लांट्स की जो भी है, प्लांट्स हैं किन से बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। एनिमल्स हैं, एनिमल्स में जो भी है, ऑर्गन है, स्किन है, कुछ भी है, वो किससे मिलके बना है? सेल से मिलके बना है। ठीक है, तो सेल इज द बेसिक यूनिट। सबसे पहले जानते हैं सेल की खोज किसने करी। सेल की खोज एक साइंटिस्ट है, रॉबर्ट हुक। नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक। इन्होंने सेल की खोज करी। ठीक, कब करी? सन 1965, 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज करी। नाम याद रखना है, रॉबर्ट हुक। जो उन्होंने सेल ढूंढा था वो डेड सेल था। ये देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ईयर था 1665 और रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज करी पहली बार। भले ही वो सेल क्या था? डेड सेल था। ठीक, तो क्वेश्चन आता है कि सेल की खोज पहली बार किसने करी? या हु टर्म द कॉइन सेल? तो आपको बताना है रॉबर्ट हुक। कौन से साल में? 1665। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो डेड सेल था। ठीक, पहला जो हमारा लिविंग सेल था, फर्स्ट लिविंग सेल किसने ऑब्जर्व किया? वो थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। इन्होंने लिविंग सेल करा था। फर्क देखिए, रॉबर्ट हुक पहली बार, फर्स्ट टाइम इन्होंने बताया सेल के बारे में, लेकिन वो क्या था? डेड सेल। लेकिन लिविंग सेल के बारे में जो पहली बार जिसने ऑब्जर्व किया वो थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब सेल ढूंढने का श्रेय किसे जाता है? और रॉबर्ट हुक को जाता है। यही जिन्होंने डेड सेल की खोज करी थी। कब करी थी? 1665 में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अभी हम आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियस क्या होता है। लेकिन एक फैक्ट ये भी याद रख लीजिए कि रॉबर्ट ब्राउन, क्योंकि नाम में देखिए कन्फ्यूजन हो जाती है, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने क्या करा था? सेल का खोज करा था। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस का खोज किया था। ठीक है, देखिए ब्राउन का बी, ये देखिए ब्राउन का बी और लास्ट में एन, तो आपको याद हो जाएगा कि ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज करी थी। ठीक, कन्फ्यूज में तो ये होगा हुक और ब्राउन के बीच में। आइए, तो हमने देखा सेल की खोज कैसे हुई। हमारे रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में, पर डेड सेल था। उसके बाद हमारे दूसरे एंटोन वैन ल्यूवेनहुक आए, उन्होंने पहले लिविंग सेल ऑब्जर्व किया। ठीक है, और सेल जो हमारा है उसको ढूंढने का श्रेय किसे जाता है? रॉबर्ट हुक को जाता है। ये सब हम फैक्ट्स हैं, ये हम देखेंगे। पहले पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। ये देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक, हमें बेसिकली इसमें फैक्ट्स याद रखने हैं, ज़्यादा कुछ होगा नहीं इसमें। हमसे बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा, हमें वो पूछेगा सेल के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, उनका क्या फंक्शन होता है, वो चीज़ पूछेगा वो। ठीक है, तो उस चीज़ में हमें ज़्यादा फोकस करना है।
आइए थोड़ा जान लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। देखिए, जैसे केमिस्ट्री में देखा था एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, वैसे ही सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक, ये देखिए न्यूक्लियस होता है जो कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है आमतौर पे जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के सेंटर में होता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभार वो पेरिफेरी ऑफ द सेल, मतलब किनारे की साइड भी हो सकता है न्यूक्लियस। ठीक, ऐसे किनारे की साइड भी हो सकता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमने देखा सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। द लिक्विड प्रोटोप्लाज्म इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के जो अंदर होता है ना, मान लीजिए ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, तो जो न्यूक्लियस के अंदर है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसको बाउंड करके रखती है, ये देखिए मेम्ब्रेन, ये है मेम्ब्रेन। ठीक, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर होता है जिसको बाउंड करके रखती है एक मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन का नाम होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है और उसको बाउंड कर रखा है एक मेम्ब्रेन ने, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यही न्यूक्लियस के चारों ओर होती है। ठीक, नाउ न्यूक्लियस कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये इंपॉर्टेंट है। जितनी भी सेल्स में एक्टिविटीज होती है, एक तरीके से ब्रेन समझिए, कौन है, न्यूक्लियस है। ठीक है, नाउ न्यूक्लियस में क्या होता है, और इट कंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ फाइब्रस मटेरियल कॉल्ड क्रोमैटिन। ठीक, और द कंडेंस्ड क्रोमैटिन इज इन फॉर्म ऑफ फाइबर। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। और इसके कंडेंस फॉर्म को जो कि फाइबर जैसा दिखता है, फाइबर जैसा, क्रोमैटिन का कंडेंस फॉर्म एक फाइबर जैसा दिखता है, उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, इन शॉर्ट क्रोमैटिन के कंडेंस फॉर्म को क्रोमोसोम्स कहा जाता है। हम ये कह सकते हैं ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स हैं। समझ गए आप इस बात को। न्यूक्लियस के अंदर क्या था, क्रोमैटिन के फाइब्रस फॉर्म को क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो मतलब क्रोमोसोम्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रोमोसोम्स। अभी क्रोमोसोम्स करते क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। पहला काम याद रखिए क्रोमोसोम का, यहाँ से आपके फैक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक, उसका काम क्या है, उसका काम है कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो ट्रांसफ़र करना पेरेंट से चाइल्ड में। आगे हम देखेंगे कि इसमें डीएनए वगैरह भी होता है, पर अभी के लिए आप याद रखिए कि पेरेंट से चाइल्ड में कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स के ट्रांसफ़र करने के लिए क्रोमोसोम्स हेल्प करता है। ठीक है, क्रोमोसोम होता है वो, ये आपको याद रखना है। देखिए थोड़ा बहुत दे रखा है, ये थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। ये देखिए न्यूक्लियस दे रखा है हम लोगों को। ठीक है, ये न्यूक्लियोइड दे रखा है जो भर रखा है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, इस तरीके से। बाद में ये चीज़ें क्या हैं, क्रोमैटिन, राइबोसोम्स क्या हैं और लाइबोसोम्स क्या हैं, ये हम सब हम पढ़ेंगे आगे जब हम सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे। ठीक, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब पढ़ेंगे हम अभी। ठीक है, अभी थोड़ा स्ट्रक्चर है, एक बार देख लीजिए, थोड़ा आपके माइंड में बैठ जाएगा तो आपको चीज़ें कोरिलेट करने में आसानी होगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। द
साइटोप्लाज्म बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब देखिए, कुछ नहीं, ये सेल है, ये सेल का जो ये होता है, ये जो है ये लेयर, ये जो लेयर है इसको कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी के अंदर सारे ऑर्गेनेल्स होंगे हमारे, और कहीं हमारा न्यूक्लियस होगा, फिर न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ चीज़ें होंगी। ठीक, तो न्यूक्लियस की जो सरफेस है, ये आउटर सरफेस, वहाँ से लेकर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो भी हमारा सब्सटेंस होगा, इसी सब्सटेंस में हमारी और चीज़ें होंगी, इसी सब्सटेंस में हमारे लाइबोसोम्स होंगे, इसी सब्सटेंस में माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो जो भी ये सब्सटेंस है इसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस से लेकर इस मेम्ब्रेन तक, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, ये बीच का जितना भी सब्सटेंस है इसे क्या कहेंगे हम लोग? साइटोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, और इसी साइटोप्लाज्म में हमारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल के जितने भी पार्ट्स, मतलब सेल के जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है ना, ये देखिए सेल ऑर्गेनेल्स मान लीजिए, ये सब किस में है? ऐसे समझ लीजिए, ऐसे एक लिक्विड जैसा है, इसी को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। मेम्ब्रेन से लेकर, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक है, जितना भी है ये सब साइटोप्लाज्म है। इसी के अंदर हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, ये हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जिनमें सबसे बड़ा कौन है? प्लास्टिड्स। लेकिन ये प्लांट सेल में पाया जाता है। अभी डिफरेंशिएशन जब हम पढ़ेंगे एनिमल सेल प्लांट सेल का तब देखेंगे, पर अभी के लिए आप जान लीजिए कि प्लास्टिड प्लांट सेल में पाया जाता है, और प्लास्टिड जो है वो लार्जेस्ट है सेल ऑर्गेनेल। ठीक, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन है? प्लास्टिड्स, जो प्लांट सेल में पाया जाता है। अब कहीं एनिमल सेल और दे दिया ऑप्शन में कि लार्जेस्ट एनिमल सेल में कौन पाया जाता है, और ऑप्शन दिया हो प्लास्टिड, तो उसको मार्क मत कीजिएगा, प्लांट सेल, इसको ध्यान रखिएगा, प्लांट सेल, प्लांट का पी, प्लास्टिड का पी, तो ये दोनों कहाँ? प्लास्टिड। प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है? एनिमल सेल में। ठीक है, अब ये जो हमारा मेम्ब्रेन है, ये हमारा पूरा साइटोप्लाज्म है अंदर पूरा, इसमें ना रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक। इनको क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। पढ़ेंगे अभी इसके बारे में, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इनको क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, देखो साइटोप्लाज्म में देयर ड्रॉपलेट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर। मतलब जैसे ये मान लीजिए साइटोप्लाज्म में है, ये ड्रॉपलेट्स हैं यहाँ पर एक तरीके से, जो कि वाटर में डिजोल्व हैं। वाटर यही है, वाटर में डिजोल्व है, ये देखिए ये। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? ड्रॉपलेट्स हैं। इन ड्रॉपलेट्स के अंदर एम्प्टी स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस, खाली स्पेस, जिसे कहते हैं वैक्यूल। ठीक, याद रखिएगा, इस साइटोप्लाज्म में एक एम्प्टी स्पेस होता है, उसे कहते हैं वैक्यूल। ठीक है, अब देखिए, ये तो खैर हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। आइए, अब आपको इनके फंक्शन याद रखने हैं कि ये करते क्या हैं। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इनके फंक्शन में पूछा जाता है कि ये आप करते क्या हैं करके। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म देखते हैं। आइए, प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड
फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। दूसरा, 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म बाय इट्स वेट इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट: कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। क्या देखा हमने कि प्रोटोप्लाज्म जो है ना वो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। ठीक, और कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनको याद रख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये सेल है, ये सेल है हमारा, ठीक है। ये न्यूक्लियस है हमारा। न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक क्या है? साइटोप्लाज्म। ये क्या है? हमारी सेल मेम्ब्रेन ना, ये मेम्ब्रेन होती है, इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन प्लस ये जो साइटोप्लाज्म है ये, प्लस ये जो न्यूक्लियस है ये, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है, ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। देखिए, साइटोप्लाज्म में ही तो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स है ना, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस हो गया, मतलब सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ये तीनों मिला के हमारा प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। इसको आप याद कर लीजिए। कौन सी 3 चीज़ें? सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो भी हमारा प्रोटोप्लाज्म, जो भी हमारा साइटोप्लाज्म था वो, और ये न्यूक्लियस, ये तीनों हमारा मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और इसी को कहते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, और 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म किससे बना होता है? कार्बन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो ये पहला। उसके बाद आइए बढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस हमने पहले देखा फैक्ट्स में, किसने ढूंढा था? रॉबर्ट ब्राउन ने ढूंढा था। ब्राउन, रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउन का एन लास्ट में आ रहा है, न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन ने ढूंढा था न्यूक्लियस। ठीक है, 1831 में ढूंढा था। न्यूक्लियस में देखिए, न्यूक्लियस में ना एक क्रोमेटिन मटेरियल होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं उसको। ये है, ठीक। ये क्या कंटेन करता है? आरएनए। ये डीएनए और आरएनए ना न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ये बात ध्यान रखिए। अब देखिए, ये जो क्या पहला क्या है उस न्यूक्लियस के अंदर? क्रोमेटिन मटेरियल है। ठीक, वो डीएनए मेनली कंसिस्ट ऑफ डीएनए। क्रोमेटिन मटेरियल मेनली कंसिस्ट ऑफ डीएनए, यानी कि आप समझ लीजिए कि डीएनए है। एक क्रोमेटिन मटेरियल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। डीएनए, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक, दूसरा आरएनए, आरएनए भी न्यूक्लियस के अंदर है। अब काम क्या है? देखिए, डीएनए जो होता है इज रिस्पॉन्सिबल, डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल for storing and transmitting the hereditary information from one generation to another। मतलब वो डीएनए में ही हमारी इंफॉर्मेशन मान लीजिए ये इंफॉर्मेशन है, ये डीएनए में हमारी स्टोर होती है। जब हमारे पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं तो पेरेंट्स के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इंफॉर्मेशन है ना, हेरिडिटरी, जनरेशन टू जनरेशन वाली, वो ट्रांसफ़र होती है इसमें। तो इसमें हेल्प कौन करता है? हमारा डीएनए। तभी तो जैसे हमें अगर कभी पता लगाना होता है कि किसी का बायोलॉजिकल फादर कौन है, तो हम डीएनए चेक करते हैं ना। डीएनए, बच्चे का डीएनए चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका फादर कौन है, क्योंकि डीएनए मैच कर जाएगा। इस तरीके से
डीएनए जो होता है वो इंफॉर्मेशन को आगे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करने में यूज़ होता है, ठीक। दूसरा, क्रोमोसोम कंटेन जीन्स। अब एक क्रोमोसोम्स क्या है? ये कुछ नहीं है, जो डीएनए होता है कंडेंस हो जाता है कॉम्पैक्ट रॉड लाइक बॉडीज़ में। डीएनए चेंज हो जाता है रॉड लाइक बॉडीज़ में, रॉड लाइक बॉडीज़ में, जिनको कहा जाता है क्रोमोसोम्स। जब सेल डिवीज़न होता है ना, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न, तो डीएनए जो होता है वो कॉम्पैक्ट रॉड लाइक बॉडीज़ में चेंज हो जाता है। कंडेंस मतलब जम जाना एक तरीके से। मतलब आप ये मान लीजिए कि डीएनए रॉड लाइक स्ट्रक्चर में आ जाता है सेल डिवीज़न के टाइम पे, जिसे कहते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक। यही क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं, जीन्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीन्स। मतलब डीएनए में एक तरीके से हम बोलते हैं जीन्स होते हैं। डीएनए क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम से जीन, ठीक। तो हम बोलेंगे क्रोमोसोम्स कंटेन जीन्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? कंटेंस हो जाता है जब डीएनए रॉड लाइक स्ट्रक्चर में, उसी को कहते हैं क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। फर्क समझिएगा आप, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। डीएनए क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन, डीएनए बनाता है क्रोमोसोम्स को, ऐसे समझिए। ये मान लीजिए डीएनए है, ठीक है, सेल डिवीजन के टाइम पे ऐसे चेंज हो गया, ठीक। ये हो गए क्रोमोसोम्स। मान लीजिए ये क्रोमोसोम्स थे इसके अंदर, ये सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम्स हो गए और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है? जीन्स हैं। ये जीन्स हैं एक तरह से, ऐसे समझिए आप। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये है चीज़। तो हमने क्या देखा? जीन्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है। आइए अब थोड़ा देखिए, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अ जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम, ये आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अब पढ़ते हैं राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स क्या होते हैं? देखिए, दे आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री। आप एक वर्ड में इसका फंक्शन समझ लीजिए, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है, इनको क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं सेल के अंदर, ठीक। इनमें आरएनए होता है, राइबोसोम्स में आरएनए प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम करते क्या हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ऐसा कहीं सेल होगा, ये देखिए इस तरीके से कहीं सेल होगा, ये एक मान लीजिए यहाँ कहीं ये राइबोसोम पड़ा होगा, तो ये क्या करेगा? ये प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा, ठीक। उसके बाद लाइसोसोम्स, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ख़राब है, आप प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इन्हें कहा जाता है सुसाइडल बैग। इन्हें सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है, किन्हें? लाइसोसोम्स को। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में आएगा, विच आर नोन है सुसाइडल बैग ऑफ सेल, तो लाइसोसोम्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? दे सेक्रेट एंजाइम टू डाइजेस्ट फूड सब्सटेंसेस। जो सेल को फूड मिल, अब सेल को भी तो जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए, तो जो फूड सब्सटेंस आते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए ये एंजाइम सेक्रेट करता है, इसीलिए इसको
डाइजेस्टिव बैग भी बोलते हैं। लाइसोसोम्स के दो नाम हो गए, डाइजेस्टिव बैग्स। क्यों? क्योंकि ये जो सेल के लिए खाना आता है ना, उसको पचाने के लिए एंजाइम सिक्रीट करता है। दूसरा सुसाइडल बैग भी कहते हैं इसको, सुसाइडल बैग। क्यों? क्योंकि बिकॉज समटाइम्स दे मे इवन डाइजेस्ट द एंटायर डैमेज्ड और डेड सेल कंटेनिंग देम। ठीक है, कभी बार उसको भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, पहला डाइजेस्टिव बैग है, दूसरा सुसाइडल बैग है। और ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुसाइडल बैग लाइसोसोम्स का, याद रखना है आपको। ये सेल ऑर्गेनेल्स जो हम पढ़ रहे हैं, इनके फंक्शन ही पूछता है आमतौर पे ये, तो ये आपको इसके फंक्शन याद होने चाहिए, इम्पोर्टेंट है, बार बार आ जाते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? देखिए, सबसे पहले ना, ये मेटाबॉलिज्म, जो सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, उसमें इन्वॉल्व रहता है। ठीक, ये क्या करता है, performs a number of functions like synthesis or secretory lysosome or membrane proteins, synthesis of lipids, detoxifying of drugs। लिपिड्स क्या होता है अभी देखेंगे, लिपिड्स फैट, ये सब चीज़ें। ठीक, और एसोसिएट विद द मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, उसके साथ भी एसोसिएट रहता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, मेन प्रोसेस क्या है, जो सेल का मेटाबॉलिज्म होता है ना, मेटाबॉलिज्म में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पर ध्यान रखने वाली बात है कि सेल के मेटाबॉलिज्म में कौन यूज होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, सेल के मेटाबॉलिज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यूज इन्वॉल्व होता है। ठीक, इतने आपको याद रखना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए, जो चीफ फंक्शन होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, वो क्या होता है, प्रोटीन को कलेक्ट करना, प्रोटीन को कलेक्ट करना। देखिए, जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, सेल के मेटाबॉलिज्म में। ये हमारा प्रोटीन सेक्रेट करेगा, प्रोटीन भी सेक्रेट करेगा। ठीक, अब इसने प्रोटीन जब सेक्रेट किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, तो उसको जो कलेक्ट करेगा वो कौन करेगा, वो करेगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो the chief function of Golgi complex in gland cell is collecting protein secretions from the endoplasmic reticulum and passing them outside the cell। कलेक्ट और पास करना, एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो रहा है हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ट्रांसपोर्टेशन ही तो है भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, यहाँ से इसे कलेक्ट किया और ट्रांसफ़र कर दिया सेल के बाहर। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, इसको आप याद रखिए क्या करता है। ठीक है, दूसरा, एक गोल्गी बॉडीज होते हैं, गोल्गी बॉडीज। देखिए, ये क्या होता है, ये पैकेजिंग, ठीक है, स्टोरिंग और सिक्रेशन ऑफ किसका,
वेस्ट मटेरियल का, वेस्ट मटेरियल, ठीक है। गोल्गी बॉडीज क्या पैकेजिंग करती है, स्टोरेज और सिक्रेशन किसका, वेस्ट मटेरियल का। लिख लीजिए, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। उसके बाद आ जाता है हमारे प्लास्टिड्स। देखिए एक पॉइंट और है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये सबसे पहली बार कैट के सेल में देखा गया था, ठीक। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स को प्लांट्स में क्या कहे जाते हैं, ये डेक्टोसोम, ठीक है। याद रखना आपको गोल्गी बॉडीज का काम क्या था, ठीक। पैकेजिंग, स्टोरिंग, सिक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, गोल्गी बॉडीज का काम है, ठीक। ध्यान रखिएगा इसको आप। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा प्लास्टिड्स, माफ़ कीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया भी है। पहले हम इसे कैसे भूल सकते हैं, ये तो लाइन हमें याद रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर फेमस लाइन जो हमें याद है। पावर हाउस, जैसे फ़ोन को चलाने के लिए सेल फोन को बैटरी की ज़रूरत होती है ना, पावर हाउस, उसी तरीके से सेल को पावर कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स डीएनए, वही डीएनए जो ट्रांसफ़र कर रहा था एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन, जीन्स जिसके अंदर होते हैं वही, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया वो डिस्कवर बाय एल्टमैन, साइंटिस्ट का याद रख लीजिए, ये नाम पूछ लिया जाता है, एल्टमैन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया था, एल्टमैन ने। दे आर रॉड शेप्ड, रॉड शेप्ड, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है इनके अंदर, डीएनए। किसने डिस्कवर किया था, एल्टमैन ने। क्या कहते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इट कंटेन एंजाइम फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। एनर्जी रिलीज करने के लिए जो एंजाइम होता है वो इसके पास होता है, ठीक है। और जो एनर्जी इन द फूड मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे कन्वर्ट होती है इनटू यूजेबल एनर्जी। मान लीजिए सेल है, ठीक, सेल है हमारा, ठीक है। अब रेस्पिरेशन कर रहा है जिससे वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अब इस रेस्पिरेशन को करने के लिए जो एंजाइम होंगे वो, ये मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है, कंफ्यूज मत होइएगा, दोबारा देखते हैं। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया लगा लीजिए, ठीक है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इस सेल में रेस्पिरेशन होगा जिसके हेल्प से एनर्जी बनेगी। अब इस रेस्पिरेशन को करने के लिए एंजाइम्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होंगे, एंजाइम्स होंगे जिससे रेस्पिरेशन होगी। रेस्पिरेशन हुई, एनर्जी रिलीज हुई। अब वो एनर्जी को यूजेबल एनर्जी में चेंज करेगा माइटोकॉन्ड्रिया और उसे स्टोर कर देगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, एटीपी, ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फॉर्म में स्टोर कर देगा। एनर्जी को रिलीज कराया, कन्वर्ट किया और स्टोर कर दिया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। इसे क्या कहते हैं, पावर्स ऑफ द सेल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 बार पूछा गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो ये तो थोड़ा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद आते हैं प्लास्टिड्स में, किस में, प्लास्टिड में।
देखिए एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा, तो इसमें जो होता है डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी, डबल मेम्ब्रेन। और जो फ्लूइड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। मूवी थी ना मैट्रिक्स, उसी तरीके से मैट्रिक्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है उसके पास, मेम्ब्रेन मतलब जो बाहरी परत होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर के फ्लूइड को हम कहते हैं मैट्रिक्स, याद रख लीजिएगा। उसके बाद आइए थोड़ा प्लास्टिड के बारे में पढ़ लेते हैं। ये प्लास्टिड क्या होते हैं, ठीक। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि प्लास्टिड जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। काम क्या होता है, फैट, प्रोटीन और स्टार्च का सिंथेसिस करना। दे कंटेन डीएनए, प्लांट सेल के केस में, प्लांट सेल में, ठीक है। प्लास्टिड होते हैं, दे कंटेन डीएनए, ठीक है। कुछ कुछ प्लास्टिड का काम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होता है, ठीक। देखिए प्लास्टिड के पास पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट, 3 प्रकार के पिगमेंट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, दे आर कलरलेस, ठीक। और कहाँ कर होता है, सेक्स सेल या स्टोरेज सेल में। काम क्या करता है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ग्रेन्स एंड ऑयल ड्रॉप्स, ये काम है ल्यूकोप्लास्ट का। दूसरा क्रोमोप्लास्ट, ये देखिए, कैरी पिगमेंट डेट कलर द पार्ट्स ऑफ प्लांट, मतलब जो प्लांट्स में जैसे ग्रीन है कलर पत्तियों का, तो जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है ना, उसको कैरी कौन करेगा, हमारा क्रोमोप्लास्ट करेगा। क्रोमो का मतलब कलर भी होता है, ठीक है, CHROMO, क्रोमो कलर। तो ये जो है हमारा, ये उस पिगमेंट को कैरी करेगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कलर ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट के, ठीक है। तीसरा क्लोरोप्लास्ट। अब ये तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, ठीक। दैट कन्वर्ट CO2 एंड वाटर इनटू शुगर, जो खाना बनाता है, हम बोलते हैं ना पौधे अपने खाना खुद बनाते हैं, तो यही करता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। पौधे अपने खाना बनाते हैं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है वो ये काम करता है, ठीक। तो ये हमने थोड़ा बहुत सेल स्ट्रक्चर और सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा था, इनको आप नोट कर लीजिए। ऑर्गेनल्स की फंक्शंस पूछ लेते हैं, और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सेल किसने ढूंढा, लिविंग सेल किसने ढूंढा पहला, डेड सेल किसने ढूंढा, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया। कन्फ्यूजन हो जाती है न्यूक्लियस और सेल में, तो आप ध्यान रखिएगा, ब्राउन का N न्यूक्लियस, रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था, ठीक है। अब थोड़ा फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए हमने बोला था ना कि 2 तरीके के होते हैं हमारे सेल, एक होता है प्लांट सेल, एक होता है एनिमल सेल। डिफरेंस क्या है, सेल की जो वॉल होती है, ये मान लीजिए सेल वॉल है, सेल है तो ये सेल वॉल होगी इसके बाहर, ये प्लांट सेल में होती है, पर ये एनिमल सेल में नहीं होती, याद रखिएगा। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। सेल वॉल, सेल की जो बाहरी परत होती है, ये परत किससे बनी होती है, कैल्शियम पेप्टेट से बनी होती है, ठीक। तीसरा क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, वही जो खाना बना रहा था क्लोरोफिल वाला, बट नॉट इन एनिमल सेल। सही बात है, नहीं तो एनिमल भी अपना खाना खुद बना लेते।
तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में होता है। सेंट्रोइल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट नॉट इन प्लांट सेल। ठीक है, एक फैक्ट ये भी है कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, ये कैल्शियम पेप्टाइड भी है और सेल्यूलोज। जो ऑब्जेक्टिव में आता है वो ये वाला पॉइंट ज़्यादा आता है, सेल्यूलोज। सीधा क्वेश्चन आएगा सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, टिक करना है सेल्यूलोज। ये फैक्ट्स हैं, ठीक, ये याद होनी चाहिए आपको। और ये थोड़े बहुत सेल ऑर्गेनेल्स के फंक्शन क्या हैं वो भी याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, यही है हमने डिफरेंस में जो हमने फैक्ट्स पढ़े वही है डिफरेंस में। अब प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। ठीक है, ये देखिए प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, वही सब चीज़ें हैं। प्लास्टिड्स देखा अभी हमने थोड़ी देर पहले, सेल वॉल माफ़ कीजिएगा प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, वही है नोट्स जो हमने पहले पढ़ा है, फैक्ट वही चीज़ है। तो ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। आप इसके नोट्स बनाइए अच्छे से, रीडिंग करिए बुक से और ऑब्जेक्टिव बनाते रहिए साथ साथ, ताकि आप अपना बेस थोड़ा अच्छा बना सकें, आप चीज़ों को रिलेट कर सकें। ठीक है, आप थ्योरी तो पढ़ लेंगे लेकिन जब तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं करेंगे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। और ऑब्जेक्टिव में ना बहुत से ऐसे फैक्ट्स होते हैं, आप अगर आप ट्यूशन की ऑब्जेक्टिव करेंगे या कोई ऐसे चांद की करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ना एनसीईआरटी में लिखी थी ना डूसेंट में लिखी थी, लिखी होंगी पर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है, लेकिन जब उन्हें पढ़ लेते हैं ना तो वो याद हो जाता है। तो हमको साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी करते रहनी चाहिए। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट।